फ्रेंड्स, सी नरेश लखानी और आज मैं डिस्कस करूंगा द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स विच इज IAS 21 और इंडियन इक्विवेलेंट IND-AS 21। तो अब देखते हैं आज क्या सीखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन। जब आपका कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होता है तो उसको किस रेट पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जब आपका ईयर एंड आ जाता है लेकिन आपके अभी फिर भी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन बैलेंसेस बाकी होते हैं, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और जो फाइनल सेटलमेंट करते हैं, जो हो सकता है कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में हो, उसको सेटलमेंट के टाइम पे आप कैसे करते हैं। उसके साथ मैं और सिखाऊंगा आपको ट्रांसलेटिंग एंटिटीज रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। तो कई बार क्या होता है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं अपनी लोकल करेंसी में फॉर एग्जांपल, और आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो फाइनली जो आपकी बनी है इंडियन लेटर से INR में बनी है, आप उसको US करेंसी में ट्रांसलेट करना चाहते हो या उसको यूरोपियन करेंसी में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो। तो इसको भी सीखेंगे। साथ के साथ हम ये भी सीखेंगे कि अगर आपके पास जॉइंट वेंचर सब्सिडरी या कोई और इस तरह की आपकी एंटिटी आपके पास है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। और क्या नहीं सीखेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डेरिवेटिव्स अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 39 या IFRS 9 नहीं सीखेंगे। अब सबसे पहले आते हैं ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। अब बहुत सारी आजकल कंपनीज हैं जो फॉरेन करेंसी में अपना ट्रांजैक्शंस करती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आपने किसी बाहर की कंपनी से कोई बिल्डिंग का मटेरियल मंगवाया है, या मान लो कोई आपने कंप्यूटर्स खरीदे हैं या सॉफ्टवेयर खरीदा है, और आप उसके पेबल जो हैं हैव दोज इन फॉरेन करेंसी पेबल। ठीक है। आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। कोई आपका फॉर एग्जांपल यूआर BPO आपकी पेरेंट कंपनी के साथ है, तो उसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं आपको कर सकते हैं, आपको फॉरेन करेंसी में पैसे रिसीव होंगे। और जब आप सेटलमेंट करेंगे, बैलेंस शीट होंगे, वो भी सब चीज़ें आपने देखी हैं। आपके पास लोन्स भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकती हैं, सारे तरीके के ट्रांजेक्शन आजकल कॉमन है इंडिया के अंदर। इवन विद इन गुड़गांव हमारे पास इतनी सारी कंपनीज आई एम श्योर कम से कम 2 से 10 हज़ार कंपनीज ऐसी होंगी जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करती होंगी। प्रेजेंटेशन का मैंने आपको बताया, आपके पास कोई कंपनी है जो मल्टी लिस्टेड करानी है, आपको बाहर से कोई पैसा देने आया है, कोई इन्वेस्टर आ रहा है और आप चाहते हो कि उसको हम लिस्ट करें या उससे पैसे लें, कुछ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, तो कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि US डॉलर में या और जो भी फॉरेन करेंसी है उसके अंदर वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सके। तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। उसके बाद है जी फॉरेन ऑपरेशन भी, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास कोई सब्सिडरी एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, जिसके अंदर आपने पैसे लगाया हुआ जो बाहर की कंट्री में है, और आप चाहते हैं कि उसको अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट किया जाए। फॉर एग्जांपल आप कंसोलिडेट कर रहे हैं या इक्विटी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी लेटर ऑन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जिस करेंसी में आप प्राइमरीली बिजनेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जो करेंसी है उसको फंक्शनल करेंसी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। अगर आप किसी और, मान लो फॉर एग्जांपल किसी और करेंसी में आप बनवाना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जिसमें आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको आप प्रेजेंटेशन करेंसी करते हैं। अदर देन फंक्शनल करेंसी जो है, जो से जैसे मैं कहता हूँ मोस्ट ऑफ द इंडियन करेंसी INR होगी, तो उसके अलावा जो भी होगी वो फॉरेन करेंसी होगी। लोकल करेंसी जो है वो किसी कंट्री की जो करेंसी है उसको आप लोकल करेंसी बोलते हैं। एक्सचेंज रेट डिफरेंस सबको मालूम है, जो भी आपका रेट पे जिसपे आपने खरीदा है, जिसपे बेचा है, जिसपे सेटलमेंट किया है, जो भी रेट होंगे वो सब एक्सचेंज रेट डिफरेंस में आ जाएगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट आया था, मैंने आपको बताया फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी क्या है जी? फंक्शनल करेंसी इज करेंसी ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द कंपनी ऑपरेट्स। अब पहले सबसे पहले जो है, आपको अगर स्टार्ट करना है IFRS की, आपको अगर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि आपके पास फंक्शनल करेंसी कौन सी है।
तो ऐसी करेंसी जिसके अंदर आपकी जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं डील हो रही हैं, जो जिस करेंसी के अंदर उस चीज़ को आप उस करेंसी को आप फंक्शनल करेंसी बोलोगे। जैसे आपकी मैक्सिमम सेल्स जो भी हैं फॉरेन सेल्स हो रही हैं, अब वो उसके अंदर आपके लेबर रॉ मटेरियल इस तरह से जो है कई सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द बीपीओज जो है वो उनका जो भी बेस जो है वो आईएनआर होता है, हालांकि उनका रेवेन्यू जो है वो फॉरेन करेंसी में होता है, लेकिन उनका कॉस्ट जो होती है, जो डिटर्मिनर होती है बेसिकली रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो वो सारी आईएनआर में ही होती है। इंडियन कंटेक्स्ट में मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो मैं कहूँगा आईएनआर फंक्शनल करेंसी होगी। बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले सकते हैं कि एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है जिसका सारा का सारा जो है ऑयल का क्रूड इंडिया में इंपोर्ट कराया जा रहा है, और ज़्यादातर उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं मतलब किसी और कंट्री में। तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि हाँ जी, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर में सारी डील्स हो रही हैं 70-80%, तो उसमें आप कह सकते हो कि फंक्शनल करेंसी कैन बी यूएस डॉलर ऑल्सो। बट इंडियन कंटेक्स्ट में बड़ा मुश्किल और रेयर सिचुएशन होगी, और अगर होगी भी तो आपको फिर भी लोकल लॉज के लिए तो आपको कहीं ना कहीं आईएनआर बुक्स मेंटेन करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आइए क्या स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले जो है आप कौन से स्टेप्स लेंगे जिससे कि आप जब भी कोई बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप कोई ना कोई सबसे पहले आपका कोई ट्रांजैक्शन होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको फंक्शनल करेंसी में। आपने यूएस डॉलर में कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है या कोई कंप्यूटर खरीदा है किसी बाहर की कंपनी से, सो यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू फंक्शनल करेंसी। तो उसको ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? ट्रांसलेशन जो है वो आपकी उस पर्टिकुलर डेट की जो फॉरेन करेंसी रेट होगा, स्पॉट रेट होगा, उसके अंदर जो है आप उस डेट के हिसाब से उसको इनिशियली आप रिकॉर्ड करोगे। और उसको फॉरेन करेंसी में तो आप रिकॉर्ड करोगे नहीं, लेटर से आपकी फंक्शनल करेंसी आईएनआर है, कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप रिकॉर्ड करोगे, उसमें आपके कुछ सब्सिक्वेंट अगेन जैसे मैंने पहले बोला था आपके कुछ बैलेंसेस होंगे, उसके बाद कुछ गेन्स लॉसेस होंगे, और फाइनल जब सेटलमेंट होगी तो कुछ रेट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप चैलेंजेस देखेंगे। ओसीआई के बारे में सब जानते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो कुछ जो गेन्स और लॉसेस ओसीआई में जाएंगे और कुछ जो जाएंगे आपके पीएनएल में जाएंगे, वो सब हम मैं डिस्कस करूंगा मैं। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग रूल। क्या है जी? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन फंक्शनल करेंसी। सबसे पहले आप फंक्शनल करेंसी में डिटरमिन करोगे, उनको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट किस रेट पे करोगे? स्पॉट रेट पे करोगे। स्पॉट रेट जो है वो आपका करंट रेट भी आप कह सकते हो, उस डेट का जो रेट है। आप चाहो तो वीकली मंथली एवरेज भी ले सकते हो, लेकिन ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए उसके लिए, और कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यूजुअली जो है कंपनीज प्रैक्टिकली मंथली रेट लेती हैं और उसी में जो है पी एंड एल के रेट्स को उसको डिफाइन कर देती हैं। अब रिपोर्टिंग एट द एंड ऑफ सब्सिक्वेंट डेट, अब क्या रिपोर्टिंग डेट आ गई है अंत एंड क्वार्टरली एंड, उसमें आपको जो है, लेकिन आपके पास फिर भी कुछ बैलेंसेस होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था आपने सॉफ्टवेयर खरीदा या आपने कोई मशीनरी खरीदी, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, वो बैलेंसेस आपके पास होंगे। तो अब बैलेंसेस जब आपके पास मान लो 31 मार्च को आपके पास बैलेंसेस बचे, आपने दिसंबर में कोई चीज़ खरीदी, 31 मार्च में आपके पास कुछ बैलेंसेस हैं, तो बैलेंसेस को जो है आप दो कैटेगरी में डिटरमिन करेंगे। पहला मॉनेटरी, फिर दूसरा नॉन मॉनेटरी। अब आ जाते हैं जी मॉनेटरी। मॉनेटरी क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी हेल्ड इन एसेट एंड लायबिलिटी टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड यूनिट ऑफ करेंसी। तो जो भी आपके पास जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वो फॉरेन करेंसी में, फॉर एग्जांपल मेरे पास यूएस डॉलर का एक आ, अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट है, या मेरे कुछ रिसीबल्स हैं, मैंने अपने जो सेल्स किए उससे मैंने रिसीव करना है, मेरे कुछ पेबल्स हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं आप सारी चीज़ें जो कैश बैलेंस हो गया, एफडी हो गया, फिर डिपॉजिट जो फॉरेन करेंसी में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो बाहर के देशों में आपकी कोई पड़ी हुई है, ये सारी ये आपको देनी है लेनी है, दोनों जो है वो मॉनेटरी आइटम्स हो जाएंगी। नॉन मॉनेटरी बाकी सब जितनी चीज़ें हैं जो आपको कैश या कैश इक्विवेलेंट में कोई फिक्स अमाउंट में आपको सेटल नहीं करनी है, वो सब नॉन मॉनेटरी आइटम्स हो जाएंगी।
तो मॉनेटरी आइटम्स के लिए जो है आपका ईयर एंड स्पॉट रेट जो है वो लोगे, और नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो है उसको आप हिस्टोरिकल में लोगे। नॉन मॉनेटरी में मैं कहूँगा आपके पास फिक्स्ड एसेट्स आपने कुछ खरीदी है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको हिस्टोरिक एक्सचेंज रेट में ही आप रिकॉर्ड करोगे। वेर एज आपके रिसीवेबल, पेबल, कैश बैलेंस, एफडी वगैरह सब जो है आप ईयर एंड स्पॉट रेट पे आप डिटरमिन करोगे। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाता है कुछ ऐसी आइटम भी हैं जो आप फेयर वैल्यू पे डिटरमिन करते हो। तो जो जब जब आप फेयर वैल्यू पे डिटरमिन करते हो तो उस समय का जो एक्सचेंज रेट था उसको आप लेके चलोगे नॉन मॉनेटरी आइटम की सिचुएशन में। अब आ जाते हैं जी, अब कोई भी जो गेन और लॉस आपको होगा वो आपको बैलेंस शीट डेट पे उसको आप उठा के पी एंड एल में डाल दोगे। अगेन उसका एक्सेप्शन भी है, अगर आपको फिक्स एसेट्स को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो फेयर वैल्यू पे, तो उस समय जो फेयर वैल्यू जिस समय लगाएंगे उस टाइम का जो रेट होगा वो भी लगाएंगे, तो वो जो डिफरेंस होगा वो सारा का सारा उठ के उसी आई में चला जाएगा। बट मॉनेटरी आइटम्स का इन जनरल में जो भी सेटलमेंट के टाइम पे होगा या फिर आपका जो ट्रांसलेशन के टाइम पे होगा वो सारा का सारा आप जो है उठा के आप डाल देंगे, पीएनएल में डाल देंगे। एक्सेप्ट अगर आपकी कोई सब्सिडरी या एसोसिएट एंटिटी है और पेबल रिसीबल पड़े हुए हैं जो आप सेटलमेंट नियर टर्म में नहीं करना चाहते, लॉन्ग टर्म में करना चाहते, तो उसको उठा के आप ओसीआई में डाल सकते हो उसको आप। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने कुछ परचेज किया, इन्वेंट्री खरीदी, आपने मान लो एक 16 को इन्वेंट्री खरीदी, 62 रुपये का उस समय रेट था, आपने $1000 की खरीदी, तो आप 62,000 पे आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे और पेपर को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है जी। अब लेकिन मान लो आपकी जो है इन्वेंट्री अभी पड़ी हुई है 31 मार्च 16 को, एंड पेबल्स भी आपके सेम टू सेम पड़े हुए हैं, तो उस सिचुएशन में जो है आप आपको रिवाइज जो भी उस समय रेट होगा, स्पॉट रेट मान लो 65 का हो गया, तो आपको 65 जो है उस पर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और $3000 $3000 का आपको लॉस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वेयर एज जो इन्वेंट्री का है उसको आपको कुछ नहीं करेंगे, वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, उसको आपको रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, वैसे का वैसे ही रहेगी एंड सेम टू सेम चीज़। तो आपको दिखाता हूँ पी एंड एल में कैसे लगेगा। इस तरह से जो है आपका फ्लक्चुएशन का गेन और लॉस आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। अब नॉन मॉनेटरी आइटम आती है, नॉन मॉनेटरी आइटम का मैंने आपको बताया था, आप हिस्टोरिक वैल्यू पे अगर आप कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं करेंगे, जितने में खरीदिए उतने की ही रहेगी, बस आप डेप्रिसिएशन लगा के उसका कम करते हैं, वो नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन आप करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी आइटम को फेयर वैल्यू पे कर रहे हो तो जिस दिन की फेयर वैल्यू की है उस दिन के रेट को जो है आप ओसीआई में डिफरेंस जो होगा वो आप डाल दो। एक और इलिस्ट्रेशन है, इसमें किसी ने मशीनरी खरीदी है कहीं यूके से और 2000 पाउंड की खरीदी है, फंक्शन करेंसी हमारी आईएनआर है, तो आप जितने पे खरीदी है उस समय का जो रेट है 100 के हिसाब से आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप 105 हो गया है आपकी देनदारी, तो आप पेबल्स को जो है 5 का आप जो 5 × 2000 1 लाख रुपए का लॉस कर देंगे। और अगर आपके सेटलमेंट के टाइम पे आपको 103 रुपये थी, तो आपकी और रिकॉर्डिंग जो थी 31 मार्च को 105 पे, 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये जो है बेसिकली आपका आपका 4000 रुपये का जो है आपको फिर गेन हो गया है नेक्स्ट पीरियड में। लेकिन पहले पीरियड में आपको 10,000 का लॉस हो गया, सॉरी मैंने 1 लाख बोल दिया था, 10,000 का। सिमिलरली अगर आपका डेट है तो उसको आप रिवाइज करेंगे, जो भी आपका रेट है उसी के हिसाब से आप उसको क्लोजिंग में आप रिवाइज कर देंगे, और सेटलमेंट में जो है आप उसको फिर जो भी डिफरेंस होगा उसको आप चेंज कर देंगे, और इंटरेस्ट को आप जो है एवरेज रेट के हिसाब से रिकॉर्ड करते जाएंगे। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन टू प्रेजेंटेशन करेंसी फ्रॉम फंक्शनल करेंसी। अब आप कोई किसी और फॉरेन करेंसी में अगर आप डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप किसी फॉरेन करेंसी में बना देते हैं, जैसे मैंने अब बोला था आपके पास कोई इन्वेस्टर आ गया है या आपकी कंपनी कहीं फॉरेन में लिस्टेड है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे करेंगे।
उस सिचुएशन में आप सारी एसेट और लाइबिलिटीज को है शेल बी ट्रांसलेटेड एट रिस्पेक्टिव क्लोजिंग डेट एट द डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप सारी की सारी जो है आप जो स्पॉट रेट होगा उस पर आप कर देंगे। P&L को जो है आप जो है एवरेज रेट ले लेंगे, जो भी आप मंथली रेट लेना चाहते हैं, वीकली रेट लेना चाहते हैं, उसको सारा का सारा आप उसको उसमें रिकॉर्ड कर देंगे और जो डिफरेंस होगा वो आप सारा का सारा OCI में डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, उसको जो है आपको फिर दोबारा उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉरेन ऑपरेशंस का भी वेरी सिमिलर है, उसमें भी कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और एक लास्ट आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बोथ उनको आपके करंट ईयर का जो जो लेटेस्ट ईयर है उसका जो रेट होगा उसमें आपको ट्रांसलेट करने होंगे, बजाय कि आपको उस समय के। इसमें भी डिफरेंस जो है आपका सारा का सारा OCI में चला जाएगा और इसमें इवन P&L भी आपको करंट ईयर के रेट के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको सेशन ठीक लगा, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ी इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मेरे इस पे जो है चैनल की जो वीडियो है इसके नीचे आप कमेंट सकती है, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।